तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टू एवरी यू आई हैव लव्ड बिफोर इस मूवी को, जो कि एक साईफाई रोमांस एनिमे है एंड पैरेलल वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है और इसके टोटल 2 पार्ट हैं। हमने इससे पहले टू मी द वन हु लव्ड यू बिफोर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अपलोड कर रखा है, तो आप उसे देख सकते हो। और कई लोग कहेंगे कि इन दोनों मूवी में से आपको पहले कौन सा देखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। आपको पहले वही मूवी देखनी है जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है, तब जाकर आपको ये वाला मूवी और अच्छे से समझ आएगा। सो बिना वक्त जाया किए विजिट करते हैं इस कमाल की एनिमे मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम कोयोमी की आवाज सुनते हैं जो कह रहा होता है, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। और उसके बाद स्क्रीन पर कोयोमी को दिखाया जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को अपने कमरे में पाता है। उसके हाथ में एक आईपी डिवाइस होता है जिसमें आज 17 अगस्त 10 बजे का एक स्केड्यूल था, जिसके अकॉर्डिंग उसे आज एक चौराहे पर जाना था। लेकिन कोयोमी को याद नहीं आ रहा था कि उसने ये स्केड्यूल कब सेट किया। इसके बारे में वो अपनी वाइफ काजुने से भी पूछता है। काजुने कहती है, ये तो काफी हैरानी की बात है कि स्केड्यूल तो लगा है लेकिन तुम्हें इसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। तब उनकी ग्रैंड डॉटर आई कहती है, शायद पैरेलल वर्ल्ड से दादाजी आए होंगे और उन्होंने ही इस स्केड्यूल को सेट किया होगा। ये सुनकर उन दोनों को हैरानी होती है कि आजकल प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में पता है। आई अपने दादाजी से कहती है, अगर आपको इसके बारे में याद नहीं है तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोयोमी वहाँ जाने को लेकर काफी क्यूरियस था एंड जब वो गार्डन में होता है तब काजुने कहती है, तुम्हें उस जगह पर जाना चाहिए, क्या पता तुम्हें वहाँ जाकर सब कुछ याद आ जाए। अब काजुने की बात मानकर कोयोमी वहाँ जाने लगता है। ठीक 10 बजे कोयोमी उस चौराहे पर पहुँच जाता है और थोड़ा देखने पर उसे बीच सड़क पर एक लड़की शियोरी दिखाई पड़ती है। कोयोमी जाकर शियोरी को वार्न करता है कि तुम्हें ऐसे बीच सड़क पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। शियोरी कहती है, क्या तुम मेरे लिए आए हो? कोयोमी कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। जो सुन शियोरी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कोयोमी उसका हाथ पकड़ता है और शियोरी गायब हो जाती है। कोयोमी कुछ भी नहीं समझ पाता कि आखिर यहाँ हुआ क्या। उसको लगता है कि शियोरी ने पैरेलल शिफ्ट किया होगा, इसीलिए वो अपना आईपी चेक करता है जहाँ एरर लिखा आ रहा था। कोयोमी हैरानी के साथ वापस जाने लगता है। उसके बाद हमें कोयोमी का पास्ट दिखाया जाता है और वो हमें बता रहा होता है कि जन्म से ही लोगों के पास अनगिनत ऑप्शंस होते हैं। एक निर्णय लेने के बाद उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पैरेलल वर्ल्ड बन जाते हैं। एक पैरेलल वर्ल्ड से दूसरे में ट्रैवल करना, इसे पैरेलल शिफ्ट कहा जाता है। पैरेलल शिफ्ट में हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड में हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस जाती है। और छोटे मोटे पैरेलल शिफ्ट्स हम अक्सर करते ही रहते हैं। आप किसी सामान को एक जगह रख कर उसे खोजते तो हैं, शुरुआत में तो वो आपको नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चीज आपको वहीं मिलती है। आपने कभी ना कभी तो इस चीज को एक्सपीरियंस किया ही होगा। पैरेलल वर्ल्ड को अगर एक नंबर के रूप में देखें तो वर्ल्ड 0 हमारा ओरिजिनल वर्ल्ड होगा। उसके बाद पैरेलल वर्ल्ड का नंबर जितना ज्यादा होगा वो वर्ल्ड हमसे उतना ही दूर होगा, और उसके दूर होने का कारण हमारा डिसीजन होगा। डिसीजन जितना बड़ा होगा पैरेलल वर्ल्ड उतना ही दूर होगा। मैंने अपने जीवन का एक बड़ा डिसीजन तब लिया था जब मैं केवल 7 साल का था। मुझे अपने मॉम या डैड में से किसी एक को चुनना था। मैंने अपने मॉम के साथ रहने का निर्णय लिया और अपने डैड को अलविदा कहकर मैं अपने मॉम के साथ उनके पेरेंट्स के घर रहने चला गया। उनका घर काफी पुराना और ट्रेडिशनल था। उनके पास एक बड़ा डॉग भी था जिसका नाम यूनो था। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कोयोमी एक टॉय गन के साथ खेल रहा होता है। तब ग्रैंडपा आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये गन कहाँ से मिली? कोयोमी जवाब देता है, ये मुझे डैड ने मेरे 8th बर्थडे पर दिया था जब मैं उनसे आखिरी बार मिला था। फिर कोयोमी यूनो पर निशाना लगाने लगता है, इसीलिए ग्रैंडपा उससे गन छीन लेते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, इस पर लिखा है कि इसे 10 साल के ऊपर के बच्चे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और गन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस बात से कोयोमी उनसे नाराज हो जाता है और कहता है कि मैं उनसे अब कभी बात नहीं करूंगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कोयोमी उदास बैठा हुआ था। यूनो उसके पास आती है, जिसे देखकर वो अपनी मॉम से जाकर पूछता है, क्या मैं यूनो को वॉक पर लेकर जा सकता हूँ? उसकी मॉम कहती है, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन शाम को जल्दी वापस आ जाना। और पीछे से हम ग्रैंडपा की डेड बॉडी को देख पाते हैं। और फिर हम देखते हैं कोयोमी जब यूनो के पीछे भाग रहा होता है तब वो अचानक से पैरेलल शिफ्ट करता है और एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है।
कोयोमी खुद को एक कैप्सूल में पाता है। वहाँ पर शियोरी होती है जो उस कैप्सूल को खोलकर वहाँ से भाग जाती है। कोयोमी वहाँ से जब बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि ये तो वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पर उसके डैड काम करते हैं। इसीलिए कोयोमी अपनी मॉम को कॉल कर वहाँ बुला लेता है। उसकी मॉम कोयोमी को लेकर जब वापस जा रही थी तब उससे पूछती है कि तुमने अपने डैड को ना बुलाकर मुझे क्यों बुलाया। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दूसरा पैरेलल वर्ल्ड था और इसमें कोयोमी ने अपने डैड के साथ रहने का डिसीजन लिया था। और कोयोमी को भी ये बात समझने में देर नहीं लगती क्योंकि जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इस वर्ल्ड में उसके ग्रैंडपा जिंदा हैं और उसके डॉग यूनो की डेथ हो चुकी है। आज की रात कोयोमी अपने ग्रैंडपा के साथ ही सोने जाता है। वो ग्रैंडपा से पूछता है क्या यूनो को वापस लाया जा सकता है। ग्रैंडपा जवाब देते हैं बिल्कुल भी नहीं, जो जा चुका है हम उसे कभी वापस नहीं ला सकते। फिर कोयोमी ग्रैंडपा से उस गन वाले इंसिडेंट के लिए माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इस बात से ग्रैंडपा भी समझ जाते हैं कि ये कोयोमी किसी और वर्ल्ड का है और उसने अपने ग्रैंडपा से झगड़ा कर रखा है दूसरे वर्ल्ड में। ग्रैंडपा कहते हैं लगता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें बहुत डांटा है, लेकिन इसके बाद भी वो तुम्हें हेट नहीं करते हैं। कोयोमी पूछता है आपको ऐसा क्यों लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं सारे यूनिवर्स के ग्रैंडपा तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो तुम्हें कभी हेट नहीं करेंगे। कोयोमी कहता है मैं भी ग्रैंडपा से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद कोयोमी सो जाता है। अगली सुबह वो अपनी मॉम के पास जागता है जिससे कोयोमी समझ जाता है कि वो अपने वर्ल्ड में वापस आ चुका है। ग्रैंडपा का फ्यूनरल किया जाता है और उनके जाने से कोयोमी काफी उदास हो जाता है। अगले सीन में जब कोयोमी घर की साफ सफाई में अपनी मॉम की हेल्प कर रहा था तब उसे एक ड्रॉर में अपनी टॉय गन रखी हुई मिलती है और उसके साथ ग्रैंडपा का एक लेटर भी होता है। लेटर में लिखा था हैप्पी 10th बर्थडे कोयोमी, इस गन को इंसानों और जानवरों पर यूज मत करना। उसके बाद हमें फिर से बड़े वाले कोयोमी की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि अपनी कहानी बता रहा होता है। ग्रैंडपा वाला इंसिडेंट वो पहला इंसिडेंट था जब मैंने पैरेलल वर्ल्ड को जाना और महसूस किया। कुछ वक्त बाद जापान के वर्चुअल साइंस इंस्टीट्यूट ने भी पैरेलल वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया और इसमें मेरे डैड का भी हाथ था। इस सक्सेस के बाद पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी। मैं मिडिल स्कूल में पहुंच गया। मेरे मार्क्स हमेशा से ही अच्छे थे, लेकिन मिडिल स्कूल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। मैं काफ़ी अकेला था, इसीलिए मैंने फैसला लिया था कि मैं हाई स्कूल में दोस्त बनाऊंगा। हाई स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं फर्स्ट आया था। स्कूल में मुझे स्पीच देने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने स्पीच देने से मना कर दिया, जिस वजह से सेकंड रैंकर काजुने ताकेगावा ने मेरी जगह स्पीच दी। स्पीच ना देने की वजह से मुझे कोई जान नहीं सका और मैं हाई स्कूल में दोस्त नहीं बना पाया। मुझे तो लगा था मैं हाई स्कूल में कोई दोस्त नहीं बना पाऊंगा। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में चलने लगती है और कोयोमी जब घर जाने लगता है तब काजू ने उसे पीछे से आवाज लगाती है और कोयोमी को रोकते हुए कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। अब अचानक से काजुने को अपने पास देखकर कोयोमी हैरान हो जाता है क्योंकि कोयोमी आज उससे पहली बार मिल रहा था, लेकिन काजुने ऐसे एक्ट कर रही थी कि वो कोयोमी को काफी अच्छे से जानती है। लेकिन कुछ देर बाद काजुने अपना आईपी डिवाइस चेक करती है और कोयोमी को सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। कोयोमी काफी हैरान था कि अभी यहाँ उसके साथ हुआ क्या, उसे कुछ भी समझ ही नहीं आया। फिर घर वापस जाते वक्त काजुने उसके पास आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। उसके बाद काजुने उसे एक कैरियोके में लेकर आती है। काजुने अपना आईपी डिवाइस उसे दिखाती है। उसे देखकर कोयोमी कहता है लेकिन ये तो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है ना। तब काजुने उसके पास जाकर उसे अपना वर्ल्ड नंबर 85 दिखाते हुए कहती है मैं इस वर्ल्ड की नहीं हूँ, मैंने अनजाने में ही पैरेलल शिफ्ट किया है। उसकी बातें सुन कोयोमी कहता है ठीक है, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो, मेरा इन सब से क्या लेना देना। तब काजुने बताती है कि ये जिस वर्ल्ड से आई है वहाँ पर ये दोनों लवर्स हैं। पहले तो कोयोमी इस चीज पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे उसे ये बात समझ आती है वो हक्का बक्का रह जाता है। फिर काजुने बताती है कि तुम मेरे वर्ल्ड के कोयोमी से बिल्कुल अलग हो। मेरा कोयोमी काफी अच्छा था, उसने मुझे एक वाइल्ड डॉग से भी बचाया था। तब कोयोमी कहता है मुझ में और उसमें तो अंतर होगा ही, क्योंकि तुम वर्ल्ड नंबर 85 से आई हो जो बहुत दूर है। ये सुन काजुने कहती है मैं भले ही दूर के वर्ल्ड से आई हूँ, लेकिन मुझे तब तक किसी डिफरेंस का पता नहीं चला जब तक मैं तुमसे मिली नहीं। मुझे लगा नहीं था कि मैंने पैरेलल शिफ्ट किया है। ये कुछ इस तरह का हो सकता है कि दूर के दो पैरेलल वर्ल्ड अलग अलग रास्ते से एक
एक ही मंजिल तक जा रही हैं। तब कोयोमी कहता है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दो वर्ल्ड का सिमिलर होगा और कुछ फ्लक्चुएशंस के साथ दोनों वर्ल्ड एक ही एंडिंग तक पहुंचने वाली है। जो सुन काजुमे कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ये सिर्फ एक अजम्पशन है, ये चीज रियल में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर कोयोमी कहता है मतलब अगर 85 वर्ल्ड में कोयोमी और काजुने डेट कर रहे हैं तो इस वर्ल्ड में भी ऐसा होगा। और ये बोलकर वो उठते हुए कहता है इसके लिए मुझे माफ करना, टॉपिक कुछ ज्यादा ही जंप सी हो गई। काजुने कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे अपना कोयोमी ज्यादा पसंद है। शायद इस वर्ल्ड की काजुने भी तुम्हें पसंद करती है और ये वर्ल्ड भी मेरे वर्ल्ड जैसा ही हो जाए, क्योंकि अजम्पशंस के हिसाब से दोनों वर्ल्ड का अंत एक जैसा ही होने वाला है। फिर काजुने वहाँ से जाने लगती है और कोयोमी से कहती है अब इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, इसके बारे में बाहर तुम किसी को भी मत बताना और पहले जैसा एक्ट करना। कोयोमी पूछता है पहले जैसा मतलब? काजुने कहती है मतलब जैसे मैं और तुम एक दूसरे को नहीं जानते थे, हमें वैसे ही एक्ट करना है। और फिर काजुने वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें फिर से बड़े कोयोमी की आवाज सुनाई दी जाती है जो आगे की स्टोरी नरेट करता है। अगले दिन फिर मैंने काजुने को देखा, वो नॉर्मल एक्ट कर रही थी। मुझे लगा कि काजुने अपने वर्ल्ड में वापस चली गई और ये मेरे वर्ल्ड की काजुने है, लेकिन दोनों के बिहेवियर में एक थोड़ा भी अंतर नहीं था। दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। मैं उससे डेली मिल रहा था, हर दिन हम एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है और कोयोमी अपने डैड को कॉल करके पूछता है कि क्या हम पैरेलल शिफ्ट करने के लिए अपने मन का पैरेलल वर्ल्ड चुन सकते हैं। उसके डैड कहते हैं हम फिलहाल इस पर रिसर्च ही कर रहे हैं, ये चीज अभी पॉसिबल है या नहीं, लेकिन आज से 10 साल बाद ऐसा किया जा सकेगा। उसके अगले दिन कोयोमी काजुने से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काजुने उससे बात नहीं करती। तब कोयोमी को लगता है कि ये इसी वर्ल्ड की काजुने है, इसीलिए काजुने को वो उसी कैरियोके में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ पर कोयोमी इस वर्ल्ड की काजुने को सारी बात बता देता है वर्ल्ड नंबर 85 वाले को लेकर। और फिर कोयोमी कहता है जैसा कि तुम्हें पता है उस वर्ल्ड में कोयोमी और काजुने लवर्स हैं, तो क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। और ये सुनने के बाद काजुने कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से हंसने लगती है। और फिर वो रिवील करती है कि पैरेलल शिफ्ट कभी हुआ ही नहीं था, उसका आईपी डिवाइस भी नकली था, उसने 85 का स्टिकर अपने घड़ी पर चिपका रखा था। ये सुनकर कोयोमी को काफी बड़ा धक्का लगता है और काजुने से ऐसा वाहियात मजाक करने का कारण पूछता है। तब काजुने बताती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। तुमने स्पीच देने से मना कर दिया था, जिस वजह से मुझे स्पीच देना पड़ा था, याद है? ऐसा नहीं है कि मैं स्पीच नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं खुद से फर्स्ट आने के बाद स्पीच देना चाहती थी, बट तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाया। फिर काजुने कोयोमी के साथ हैंडशेक करती है क्योंकि आज उसकी वजह से काजुने काफी ज्यादा हंसी थी। फिर कोयोमी भी सारी चीजें भूलकर काजुने से बाहर चलने के लिए पूछता है, लेकिन काजुने मना करते हुए कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और आज के बाद से तुम मुझसे कभी बात भी मत करना। काजुने ऐसा कहती तो है, लेकिन अगले दिन वो सामने से आकर कोयोमी से बात करती है। काजुने को एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था और कोयोमी क्लास का टॉपर था, इसीलिए काजुने उसकी हेल्प लेती है। लेकिन उस दिन के बाद से इनके इंटरेक्शंस बढ़ते जाते हैं और ये दोनों अक्सर एक साथ बैठकर क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे। दो क्लास टॉपर्स को एक साथ देखकर बाकी लोग भी स्टडी के लिए इन्हें ज्वाइन करने लगे। इस वजह से क्लास का पूरा माहौल चेंज हो गया और सारे लोग एक दूसरे को जानने लगे और कोयोमी ने भी नए दोस्त बना लिए। वक्त आगे बढ़ता है और अपने दोस्तों की हेल्प से एक दिन कोयोमी फिर से काजुने के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन काजुने उसे फिर मना कर देती है और इस बात से कोयोमी को काफी बुरा लगता है। उसके बाद अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर कोयोमी एक बार फिर काजुने से कन्फेस करता है, बट इस बार भी काजुने उसे मना कर देती है। फिर दोनों ग्रेजुएट हो जाते हैं और दोनों एक साथ सेम यूनिवर्सिटी चुनते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। और फिर एक दिन काजुने सामने से कोयोमी से कहती है क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। पहले तो कोयोमी गधा कहीं का, उसे ये बात समझ ही नहीं आती, इसीलिए वो कैजुअली पूछता है कहाँ जाना है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि काजुने उसे डेट के लिए पूछ रही है और वो हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों डेट करना शुरू भी कर देते हैं। दोनों एक साथ हंसते हैं, मजाक करते हैं और झगड़ते भी हैं और समय आगे बढ़ता जाता है। और फिर अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों वर्चुअल साइंस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पर कोयोमी के डैड भी काम किया करते थे। उस वक्त इंस्टीट्यूट में आईपी डिवाइस पर ही काम चल रहा था। आईपी डिवाइस बन तो चुका था, लेकिन उसकी एफिशिएंसी काफी खराब थी। कोयोमी और
और काजुने ये दोनों आईपी डिवाइस को और एफिशिएंट बनाने के लिए काम करने लगते हैं। दोनों काफी हार्ड वर्क करते हैं। इन्हें जब भी कोई आइडिया आता तब ये एक दूसरे को कपड़ों पर लिख लिया करते थे और रात में जाकर उसे टेस्ट किया करते थे। उन दोनों की वजह से आईपी डिवाइस का काम पूरा हो जाता है और आईपी डिवाइस को पब्लिक यूज के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। फिर कोयोमी भी काजुने को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और काजुने भी हाँ कह देती है। दोनों की शादी हो जाती है और फिर हमें काफी आगे का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम है रियो। रियो एक ड्राइंग बना रहा था और काजुने उससे पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो। रियो कहता है ये एक जगह है जहाँ पर वो अपने डैड के साथ गया था। फिर वहाँ पर कोयोमी आता है और कहता है चलने का वक्त हो गया। ये लोग एक जगह घूमने आए थे जहाँ कोयोमी लाइन में था और फोन पर काजुने से कह रहा था कि उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। फोन में कोयोमी को कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो भागकर उस जगह पहुंच जाता है। वहाँ पर कोयोमी देखता है एक आदमी पागलों की तरह चाकू लेकर घूम रहा था और काजुने भी रियो से बिछड़ चुकी थी। वो पागल आदमी रियो की तरफ ही जा रहा था। कोयोमी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोयोमी से बचकर वो आदमी रियो को चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं रियो ठीक है और सो रहा है। कोयोमी उसके पास आता है और काजुने भी वहाँ पर आती है। काजुने कहती है मैं खुश हूँ कि रियो ठीक है, तुमने सही वक्त पर आकर उस आदमी को रोक लिया था और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और कोयोमी कहता है कि इन्हें अब फिर से नॉर्मल लाइफ में लौट जाना चाहिए और रियो को भी स्कूल जाने देना चाहिए। रियो भी स्कूल जाना चाहता था लेकिन काजुने इस चीज के लिए राजी नहीं होती। उसे अभी भी डर लग रहा था कि फिर से रियो पर हमला हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोयोमी अपनी जॉब पर आ चुका था और अपने डैड के साथ उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आकर कोयोमी के डैड को बताता है कि एक इमरजेंसी आ चुकी है। इस वजह से कोयोमी के डैड वहाँ से चले जाते हैं। कोयोमी भी अपने घर जाने लगता है। तभी उसके डैड उसे रोककर बताते हैं कि काजुने ने बिना किसी के परमिशन के ऑप्शनल शिफ्ट किया है, मतलब कि उस आईपी कैप्सूल का इस्तेमाल किया है जिससे किसी भी वर्ल्ड में आया जाया जा सकता है। ये सुन कोयोमी काफी घबरा जाता है और भागते हुए अपने घर आता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और काजुने का आईपी डिवाइस भी वहाँ पर रखा हुआ था। फिर कोयोमी कैमरा चेक करता है और देखता है कि काजुने रियो को लेकर कहाँ जा रही थी और उसके पास रियो की ड्राइंग बुक भी थी, जिससे कोयोमी को समझ आ जाता है कि काजुने कहाँ गई है। कोयोमी भागकर उस जगह पहुँचता है और देखता है कि रियो ड्राइंग बना रहा था। कोयोमी काजुने के पास जाकर कहता है कि तुम्हें लगा अगर तुम आईपी डिवाइस निकाल दोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा तुमने ऑप्शनल शिफ्ट किया है। फिर वो काजुने को आईपी डिवाइस पहनाता है जहाँ पर 14th लिखकर आता है। ये काजुने उस वर्ल्ड से आई थी जहाँ पर रियो मर चुका था। काजुने सिर्फ रियो के लिए इस वर्ल्ड में आई थी। कोयोमी उसे फिर से इंस्टीट्यूट चलने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि ये तुम्हारा रियो नहीं है। फिर रियो भी काजुने से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। काजुने भी उसे नीचे उतारते हुए कहती है तुम मेरे रियो नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी, तुम मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर काजुने रोने लगती है। कोयोमी उसके पास आता है। काजुने कहती है मेरे वर्ल्ड का कोयोमी भी यही सोच रहा होगा कि मैंने ही रियो को मार दिया। एंड इस वर्ल्ड का कोयोमी कहता है वो ऐसा नहीं सोच रहा होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बल्कि उस वर्ल्ड में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा कि तुम कब वापस आओगी। फिर रियो एक नज़ारा देखता है जो काफी खूबसूरत था और रियो इसकी ही ड्राइंग बना रहा था। उसके बाद हम इंस्टीट्यूट का सीन देखते हैं जहाँ पर काजुने को वापस भेजने की तैयारी की जा रही थी। वहीं पर रियो आता है जो काजुने को अपनी ड्राइंग देता है जो अब कंप्लीट हो चुकी थी। काजुने उसे हक कर लेती है और उसके बाद काजुने को वापस भेजने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में इस वर्ल्ड की काजुने को वापस बुला लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपने घर जा रहे थे। कोयोमी कहता है आईपी कैप्सूल को अकेले ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, जरूर वर्ल्ड नंबर 14 के कोयोमी ने काजुने की मदद की होगी इस वर्ल्ड में आने के लिए और इस घटना के बाद से उन दोनों को इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया होगा। उम्मीद है कि रियो और अपने रिसर्च को खोने के बाद उन दोनों ने एक नई वजह खोज ली होगी अपनी जिंदगी जीने के लिए। फिर कोयोमी काजुने की तरफ देखते हुए कहता है ऑप्शनल शिफ्ट की वजह से इस काजुने की आइडेंटिटी भी बिखर चुकी है और ये वर्ल्ड 0 की काजुने नहीं है लेकिन वर्ल्ड 0 के सबसे नजदीक यही है। उसके बाद कोयोमी काजुने से कहता है मानकर चलो अगर टोटल 100 वर्ल्ड्स हैं तो उसमें 100 तुम और 100 मैं होंगे और मैं तुम्हारे हर रूप को प्यार करूंगा, मैं तुमसे हर दुनिया
दुनिया में प्यार करूंगा। काजुने भी कहती है मैं भी तुम्हें हर दुनिया में प्यार करूंगी, चाहे वो तुम हो या फिर तुम्हारा ही कोई रूप। उसके बाद दोनों किस करते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगला सीन हमें काफी वक्त बाद का दिखाया जाता है, जहाँ रियो बड़ा हो चुका था और उसकी शादी हो रही थी। आगे चलकर रियो की एक बेटी होती है जिसका नाम आई होता है और अब कोयोमी और काजुने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बन चुके थे। उसके बाद हमें कुछ और वक्त आगे का सीन दिखाया जाता है जब आई 10 साल की हो चुकी थी और कोयोमी की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो बस कुछ समय का मेहमान था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुने अपने टेबल पर ही सो गई थी और उठने पर उसे एक लेटर मिलता है जिससे शियोरी के वर्ल्ड की काजुने ने लिखा था, जो यहाँ ऑप्शनल शिफ्ट की मदद से आई थी और वापस चली गई। शियोरी के वर्ल्ड की काजुने लिखती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कहानी जाननी होगी। मैंने और कोयोमी ने इस वर्ल्ड में शादी नहीं किया है, हम बस रिसर्च पार्टनर की तरह कई सालों से साथ हैं। मेरी और तुम्हारी दुनिया बनने का बस एक ही कारण है, कोयोमी का अपने मॉम या डैड में से किसी एक को चुनना। मैं अपनी कोयोमी से हाई स्कूल में मिली थी। वो किसी से बात नहीं करता था लेकिन फिर भी वो टॉपर था। मैं उसे अपने कॉम्पिटिटर की तरह देखती थी। हाई स्कूल खत्म होने के बाद मैं और कोयोमी बिछड़ गए, लेकिन मैं एक बार फिर उससे मिली जब मैंने वर्चुअल साइंस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। हम दोनों साथ में काम करने लगे। आगे चलकर उसने मुझे एक सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताया, टाइम शिफ्ट, और मैं उसके साथ काम करने लगी। वो एक क्रॉस रोड के घोस्ट को बचाना चाहता था। वो भूत उसके बचपन का प्यार था। उसके बाद हमें टू मी द वन हु लव्ड यू बिफोर इस मूवी की झलक दिखाई जाती है, जिसे आप काफी अच्छे से देख सकते हो, जो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। फिर शियोरी के वर्ल्ड की काजुने अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है और बताती है कि एक एक्सीडेंट की वजह से शियोरी एक भूत बन चुकी थी जिसका जिम्मेदार कोयोमी खुद को मानता था और उसे बचाने के लिए वो इतना पागल हो चुका था कि वो टाइम ट्रेवल करने के लिए भी तैयार हो गया। उन दोनों ने टाइम शिफ्ट करने के लिए काफी रिसर्च किया और उन्हें एक तरीका मिल ही गया, लेकिन ऐसा करने पर कोयोमी कोमा में चला जाता है और इस चीज से सिर्फ मुझे तकलीफ होती है, लेकिन अब कुछ और नहीं किया जा सकता। कोयोमी ने ये करने का अपना पूरा मन बना लिया था और मैं उसका साथ दे रही थी ताकि मैं कुछ और वक्त उसके साथ रह सकूं। टाइम शिफ्ट करने के लिए हमने एक वर्ल्ड खोज लिया जो कि तुम्हारी दुनिया है। इसके बाद हम शियोरी के वर्ल्ड के कोयोमी को देखते हैं, जो आखिरी बार शियोरी से मिलने जाता है और उसे कुछ इमोशनल बातें करता है। फिर लेटर में शियोरी के वर्ल्ड की काजुमे कहती है पिछले दिन ही कोयोमी ने टाइम शिफ्ट किया था। मेरे वर्ल्ड में वो एक बूढ़ा इंसान है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान कोमा में चला गया, लेकिन ये बात सिर्फ मुझे पता है कि वो पास्ट में तुम्हारे वर्ल्ड में जा चुका है। उसने वादा किया था कि वो शियोरी से आखिरी बार मिलेगा, लेकिन टाइम शिफ्ट करने के बाद कोयोमी की इस वर्ल्ड से रिलेटेड सारी मेमोरीज मिट जाएंगे। इसीलिए जब मैंने पैरेलल शिफ्ट किया था तब मैंने कोयोमी के आईपी डिवाइस में एक स्केड्यूल लगा दिया था उस चौराहे पर जाने का। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वहाँ भेजो। काजुने लेटर में काफी सारी इमोशनल बातें लिखती है जिसे पढ़कर इस वर्ल्ड की काजुने को रोना आ जाता है। उसके बाद हमें फिर से मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोयोमी उस चौराहे पर जा रहा था और इस वर्ल्ड की कोयोमी उसे पीछे से देख रही थी। कोयोमी उस चौराहे पर पहुँचता है लेकिन वहाँ उसे कोई दिखता ही नहीं और आईपी डिवाइस में भी एरर दिखाई दे रहा था। कोयोमी वहाँ से शियोरी के बारे में सोचते हुए जाने लगता है और एक पेड़ के नीचे आकर रुकता है। उसके सीने में काफी दर्द होने लगता है और वो अपने जेब से दवाई निकालता है, लेकिन वो दवाई नीचे गिर जाता है। कोयोमी उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठा भी नहीं पाता और आसपास मदद के लिए कोई था भी नहीं। फिर अचानक से वहाँ एक औरत आती है और कोयोमी को दवाई उठाकर देती है। दवाई लेने के बाद कोयोमी अच्छा महसूस करता है। शुक्रिया कहने के बाद कोयोमी उस औरत का नाम पूछता है और वो औरत कहती है आप इसकी चिंता मत करो, ये छोटी सी बात थी। और हम समझ जाते हैं कि ये शियोरी है। उसकी बात सुनकर कोयोमी को कुछ समझ नहीं आता। शियोरी भी बताती है कि ये चीज बस उसके बकेट लिस्ट में थी कि किसी की हेल्प करके ये बोलना कि आप इसकी चिंता मत करो, ये बस छोटी सी बात थी। फिर शियोरी कोयोमी को उसकी हैट उठाकर देती है। कोयोमी कहता है शायद हम पहले भी कभी मिले हैं। शियोरी उसका नाम पूछती है। कोयोमी कहता है मेरा नाम कोयोमी ताकासाकी है। शियोरी कहती है माफ करना लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है।
कोयोमी कहता है हो सकता है हम पैरेलल वर्ल्ड में मिले हो। फिर कोयोमी पूछता है क्या तुम अपनी लाइफ में खुश हो? शियोरी कहती है हाँ मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। उसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। कोयोमी उससे पूछता है कि तुम हो कौन? मेरे आईपी डिवाइस में एरर दिखा रहा है तो पता नहीं मैं कहाँ हूँ। काजुने गुस्से में कहती है बोलने से पहले सोच लिया करो तुम बोल क्या रहे हो। कोयोमी उससे माफी मांगता है और कहता है शायद आईपी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। फिर काजुने पूछती है तुम्हारा प्रॉमिस कैसा रहा? कोयोमी कहता है वहाँ कोई आया ही नहीं, उसके बदले मैं एक अनजान औरत से मिला। काजुने पूछती है क्या वो तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त थी? कोयोमी कहता है नहीं मैं तो उसे जानता भी नहीं था, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी लाइफ में खुश है और इस बात से मुझे भी काफी खुशी हुई, और ऐसा इसीलिए क्योंकि दूसरों की खुशी से ही मुझे खुशी मिलती है। कोयोमी आगे कहता है मैं आज इतना खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो काजुने। काजुने कहती है तुम्हें ये बात वर्ल्ड जीरो की काजुने से कहना है? कोयोमी कहता है मैं कहूँगा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि मैं सभी काजुने से यही कहना चाहता हूँ। फिर कोयोमी अपने मन में कहता है जिस भी कोयोमी ने काजुने से प्यार नहीं किया उनका शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से मैं काजुने से प्यार कर सका। अगर किसी वर्ल्ड में मेरे अलावा किसी ने काजुने से प्यार किया है तो मैं चाहूँगा कि वो हमेशा खुश रहे। और बस इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मूवी पसंद आई तो लाइक कर देना वीडियो को, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। प्लस चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना यदि अभी तक नहीं किया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।